आज हम देखते हैं कि इसमें VMware में क्लस्टरिंग क्या चीज़ होती है। क्लस्टर्स जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं और बेसिकली क्लस्टरिंग का फ़ायदा क्या है इसमें। जो क्लस्टर्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें हाई अवेलेबिलिटी है, फॉल्ट टॉलरेंस है एंड DRS। तो ये तीन किस्म के क्लस्टर्स हैं जो VMware में हम देखते हैं। और तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई वाई डू वी नीड क्लस्टरिंग, फ़ायदा क्या है उससे उससे हम कौन से गोल्स अचीव कर रहे हैं। और उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाई किसी भी सिस्टम में हाई अवेलेबिलिटी किसको कहा जाता है। क्योंकि क्लस्टर्स की तीन किस्में हैं, हाई अवेलेबिलिटी है, फॉल्ट टॉलरेंस है और DRS है। हाई अवेलेबिलिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि हाई अवेलेबिलिटी का मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसकी अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। अब और अक्सर हमने ये टर्मिनोलॉजी देखी होगी कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसको हम SLA भी कहते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स इस टर्म से काफ़ी वाकिफ होते हैं कि भाई किसी भी सिस्टम की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करने के लिए नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो SLA साइन करती हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर्स से। अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें उनका डेटा रखा हुआ है, या कोई किसी भी किस्म का सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है या वो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है जहाँ पर आपने अपने सारे सिस्टम्स रखे हुए हैं। तो जब आप अपना डेटा और अपने सिस्टम्स को क्लाउड पे रख रहे हैं तो जाहिर है फिर आप कोई ना कोई उनसे एग्रीमेंट भी करते हैं कि भाई हमारा सिस्टम जो है वो कितने उसमें डाउन टाइम कितना होगा या उसका अप टाइम क्या होगा। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा 99% अप टाइम है। अब बज़ाहिर 99% ऐसा लग रहा है कि भाई ये ज़बरदस्त है, क्योंकि 99% आपका सिस्टम अप रहेगा। और ये सुनकर जाहिर है कि आप कहेंगे कि यार ये तो बेहतरीन है, 1% से क्या होता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये 1% जो होता है ये काफ़ी होता है। अगर आप साल में 365 डेज होते हैं, 99% का मतलब है कि तकरीबन 3.5 दिन आपका सिस्टम डाउन रह सकता है। तो SLA साइन करते वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको बड़ी नॉलेज होनी चाहिए SLA के मुतालिक कि भाई वो जो चीज़ साइन कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। 99.9% का मतलब ये है कि तकरीबन आपके साल में 9 घंटे के करीब नेटवर्क डाउन होगा। ये अच्छा बड़ा टाइम होता है। अगर कोई क्रिटिकल इन्वायरमेंट है, बैंक इन्वायरमेंट है जहाँ मुस्तकिल कस्टमर्स भी होते हैं, या और कोई क्रिटिकल इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर 9 घंटे का डाउन टाइम चाहे वो एक साल में हो लेकिन काफ़ी काउंट होता है। तो जैसे आप जिसको, अगर मैं इसको मज़ीद देखूँ कि अगर आपसे कहा जा रहा है 99% अप टाइम होगा, तो आपके साल में 365 डेज होते हैं। 365 का अगर मैं 99% निकालूँ तो इसका मतलब वो है कि डिवाइडेड बाय 100, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 99 से। तो आप ये देख सकते हैं कि 361 डेज ये सिस्टम अप रहेगा। यानी अगर इसको मैं 365 में से माइनस करूँ तो इसका मतलब है कि तकरीबन 3 घंटे या 3 दिन और 0.65, यानी तकरीबन 3.5 दिन से भी ज़्यादा ये सिस्टम डाउन रह सकता है, जो कि अच्छा खासा टाइम है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये तकरीबन 87.6 आवर्स। तो SLAs जो है वो बड़े देख कर साइन किए जाते हैं। आप देख सकते हैं इवन 99.99% में भी 52 मिनट्स आ रहे हैं, यानी 52 मिनट्स का डाउन टाइम होगा। लेकिन हाई अवेलेबिलिटी है बहरहाल। जाहिर है कि अब कोई सिस्टम भी 100% तो अवेलेबल नहीं होता। बहुत ही कम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको 100% अप टाइम देंगे। डाउन टाइम कभी तो आता ही है। और जितना SLAs में जितना अप टाइम होगा ज़्यादा, ऑब्वियसली फिर उसके सर्विस चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितना अप टाइम होगा वो उसके फिर पैसे ज़्यादा लेंगे आपसे, ऑब्वियसली। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है और आपका डेटा कितना क्रिटिकल है। अगर आपका डेटा बहुत क्रिटिकल है तो फिर आप ऑब्वियसली जाएंगे 99.999% पर। लेकिन फिर उस हिसाब से फिर आपको उसका बजट भी होगा, फिर उसके चार्जेस भी आपको फिर उसी हिसाब से देने पड़ेंगे।
तो ये तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हैं कि किस तरह से आपने अपने नेटवर्क को चलाना है, डिपेंडिंग कि आपका डेटा कितना क्रिटिकल है और आप कितना चाहते हैं कि वो डेटा ऑल द टाइम अप रहे। अब आते हैं कि भाई सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स यानी हाई अवेलेबिलिटी जो है, वी स्फीयर हाई अवेलेबिलिटी क्या है, जिसको आप देख रहे हैं ना कि क्लस्टरिंग। हम सबसे पहले तीन चीज़ें एच ए, एफ टी ए और डी आर एस है, तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि भाई एच ए क्लस्टर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसकी वजह ये है कि हाई वर्चुअलाइजेशन में या वी एम वेयर में सिर्फ ESX सर्वर्स को बना लेना ही काफ़ी नहीं है, या उसमें वर्चुअल मशीन्स का चला लेना ही काफ़ी नहीं है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उस सिस्टम में या अपने डेटा सेंटर में किस तरह से मेक श्योर करना है कि सिस्टम्स आर अप ऑल द टाइम। ठीक है, उसमें रिडंडेंसी कितनी है। एक सिस्टम अगर डाउन हो जाए, क्योंकि आपका ESX सर्वर है उसके अंदर 20 मशीनें हैं लेट्स सपोज, तो अगर आपका ESX सर्वर ही डाउन हो गया तो 20 की 20 वर्चुअल मशीन्स भी डाउन हो जाएंगी। बहुत बड़ा नुकसान है ये। तो किस तरह से रिडंडेंसी प्रोवाइड की जाए कि इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर, in case of system crash, when I say system crash it means ESX servers, if the ESX server is crashed, तो आप किस तरह से अपनी वर्चुअल मशीन्स को बचाएंगे। इसी चीज़ को हम देख रहे हैं कि रिडंडेंसी, और इसी चीज़ की इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया क्लस्टरिंग का कि अपने ESX सर्वर्स को जो है आप क्लस्टर्स की फॉर्म में बनाएं। तो क्लस्टरिंग किसको कहते हैं? बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। यानी क्लस्टर बनता ही एक जैसी चीज़ों का एक ग्रुप है जो एक दूसरे से दे आर लिंक टुगेदर। अच्छा, तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई मैं इन स्लाइड्स पर बाद में आता हूँ, पहले हम देखते हैं कि भाई क्या मतलब है हमारे पास से। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 1, 2 और ये तीन ESX सर्वर्स हैं, ये 3 हार्डवेयर हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास ये ESX सर्वर है, आपने इसमें वर्चुअल मशीन्स बनाई 1, 2, 3, 5, 10 जितनी भी आपने बनानी है। तो एक तो ये होगा कि भाई जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वो वर्चुअल मशीन जब बनाते वक्त वो आपसे पूछता है कि भाई इसको कहाँ सेव करना है। यानी जो वर्चुअल मशीन का ये जो फोल्डर है, ये जो फाइल बनती है बेसिकली, क्योंकि ये तो एक सॉफ्ट फाइल है ना ये, जो कि आपकी सेव हो जाती है उसी हार्ड डिस्क में। तो आपसे वो लोकेशन पूछता है, तो आप उसको यकीनन अपने ESX सर्वर की ही लोकेशन एक दे देते हैं। तो ये वर्चुअल मशीन बन भी इसी सर्वर पे रही है और उसकी जो फाइल है वो सेव भी इसी सर्वर पे हो रही है। लेकिन उससे होगा क्या कि अगर ये सर्वर डाउन हो गया तो ये वर्चुअल मशीन भी सारी की सारी ऑब्वियसली गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए या क्लस्टर बनाने के लिए, और जो काम इस ESX सर्वर में हुआ हर इंडिविजुअल हर ESX सर्वर का यही हाल होगा कि वर्चुअल मशीन्स आप बनाएंगे वो उधर ही सेव करेंगे, इसकी वर्चुअल मशीन्स इधर सेव होंगी, इसकी वर्चुअल मशीन्स इधर सेव होंगी। तो इन केस ऑफ एनी हार्डवेयर फेलियर दोज वर्चुअल मशीन्स विल बी क्रैश्ड एज वेल। ठीक है, बेसिकली दोज वर्चुअल मशीन्स आर गॉन अगर ये ESX सर्वर डाउन हो जाता है। तो रिडंडेंसी तो फिर कहीं नहीं रही। रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए फिर क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि इन तीनों सर्वर्स, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, जितने भी हो, इनका एक ग्रुप बना लिया गया, इनको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया और आपस में फिर ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे नेटवर्क हार्टबीट्स के जरिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। तो एक ग्रुप ऑफ सर्वर्स है ये बेसिकली, या पूल ऑफ सर्वर्स एंड पूल ऑफ वर्चुअल मशीन्स। एक पूल बन गया पूरा का पूरा ही, और इस ग्रुप में जो वर्चुअल मशीन्स होंगी आपस में वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगी। ये जो ग्रुप ऑफ वर्चुअल मशीन्स, ये ग्रुप ऑफ ESX होस्ट्स है, इसको आप क्लस्टर कहते हैं। लेकिन क्लस्टर बनाने की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, या आप इनको ये कह सकते हैं कि कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं। सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लस्टर बनाने के लिए, एक तो ये कि आपके पास vCenter सर्वर होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है vCenter सर्वर वो है कि जिसमें आप एक साथ तमाम ESX सर्वर की मशीन्स को व्यू करते हैं। ठीक है, तो आप डेटा सेंटर बनाते हैं, उसके नीचे फिर ESX सर्वर्स आ रहे होते हैं और हर ESX सर्वर के नीचे फिर उसकी मशीन आ रही होती है। तो vCenter सर्वर भी आपके एनवायरनमेंट में होना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है
कि जब आप क्लस्टरिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेज होनी चाहिए। फिर आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को लोकली सेव नहीं करेंगे, बल्कि बेसिकली आपकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो इन एक्सटर्नल स्टोरेज पे मौजूद होगी, वहाँ पर सेव होगी। ये जो एक्सटर्नल स्टोरेज है ये आपकी सैन भी हो सकती है, नेस भी हो सकती है, यानी नेटवर्क अटैच स्टोरेज भी हो सकती है, और स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी हो सकती है, लेकिन बस होनी एक्सटर्नल चाहिए। यानी आपकी जो मशीन है वो आपके हार्डवेयर में ना हो, इधर ना पड़ी हुई हो, इसकी हार्ड ड्राइव में ना हो, बल्कि एक्सटर्नल कहीं सेव हो। और ये बात लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर ये वर्चुअल मशीन इधर ही है और ये हार्डवेयर डाउन हो गया तो वो वर्चुअल मशीन तो गई। लेकिन अगर वो वर्चुअल मशीन जो बनी इधर थी, लेकिन उसकी जो फाइल है, जो फोल्डर बनता है इसका, वो आपने इधर सेव किया हुआ है बाहर, तो इस मशीन के डाउन होने की सूरत में जो बाकी जो वर्चुअल होस्ट है, ESX होस्ट है, उनमें से कोई भी उनको अप कर देगा। यानी बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह से समझे कि आपका एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका रेज्यूमे है, तो वो एक वर्ड फाइल है, यानी resume.doc डॉक, वो एक फाइल है। बनती कैसे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए होता है आपको, तो वो बने कहीं भी, किसी आप अपने लैपटॉप पे आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो आप उससे अपना रेज्यूमे बना सकते हैं, यानी वो फाइल। अब वो फाइल अगर आपके लैपटॉप पे ही सेव होगी, लैपटॉप क्रैश होने की सूरत में वो फाइल भी खत्म हो गई। लेकिन अगर वो फाइल आपने कहीं एक्सटर्नल स्टोरेज पे सेव की हुई होगी, तो बेशक आपका लैपटॉप का हार्डवेयर क्रैश भी हो जाए, वो फाइल तो सेफ रहेगी, और उसको ओपन आप कहीं से भी कर सकते हैं। उसको ओपन करने के लिए सिर्फ इंजन चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड फाइल है उसको ओपन करने के लिए जो इंजन है उसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये फाइल जो है वर्चुअल मशीन की, ये भी एक फाइल है जो कि आप एक्सटर्नल सेव कर लें। और अगर ये हार्डवेयर फेल हो गया तो उस मशीन को या उस फाइल को दोबारा ओपन करने के लिए आपको सिर्फ इंजन की जरूरत होगी, और वर्चुअल मशीन को दोबारा अप करने के लिए, दोबारा ओपन करने के लिए जो इंजन है उसको आप ESX कहते हैं, या हाइपरवाइजर। तो वो तो कहीं भी मिल सकता है आपको। तो ये बिल्कुल वही है कि जैसे वर्ड की फाइल आप कहीं और रखेंगे तो सेफ रहेगी, उसको फिर कहीं से भी ओपन कर लें। अब ये कॉन्सेप्ट तो एक तो प्रीरेक्विजिट्स हो गए कि भाई vCenter सर्वर चाहिए होता है, और सबसे मेन चीज जो है वो आपको एक्सटर्नल स्टोरेज चाहिए, ठीक है। और क्लस्टरिंग बेसिकली क्या है कि ग्रुप ऑफ ESX होस्ट है। तो अब ये काम किस तरह से करती है हम ये भी देख लेते हैं पहले, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ESX सर्वर डाउन भी अगर हो जाए तो उसकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो चलती रहेंगी, या वो आसानी से दूसरे ESX होस्ट उनको दोबारा ऑन कर लेंगे, दोबारा अप कर देंगे। तो डाउन टाइम जो है वो बहुत ही मिनिमल होगा, बहुत ही कम होगा। तो हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर कैसे काम करता है उसको फिर हम देख लेते हैं। तो हाउ HA वर्क्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि vSphere HA प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है, फॉर वर्चुअल मशीन्स। और किस तरह? बाय पूलिंग द वर्चुअल मशीन्स, यानी पूल ऑफ वर्चुअल मशीन्स एंड होस्ट्स का और वर्चुअल मशीन्स का एक पूल है, और उस पूल यानी, और वो किस में मौजूद है? क्लस्टर में मौजूद है। यानी क्लस्टर क्या है? बेसिकली पूल ऑफ ESX होस्ट्स, ठीक है। वो कहता है कि होस्ट जितने भी हैं, होस्ट इन अ क्लस्टर, यानी क्लस्टर के अंदर जितने भी ESX सर्वर्स हैं, आर मॉनिटर्ड, मुस्तकिल मॉनिटर किए जा रहे हैं। एंड इन द इवेंट ऑफ फेलियर, कोई भी उनमें से एक फेल हो गया अगर, द वर्चुअल मशीन्स ऑन द फेल्ड होस्ट आर रीस्टार्टेड ऑन ऑल्टरनेट होस्ट। यानी अगर आपका लैपटॉप खराब हो गया तो आपकी जो वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है वो तो कहीं और से भी ओपन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एक ESX होस्ट फेल हो गया तो उसकी जो वर्चुअल मशीन है वो कहीं और से ओपन हो जाएगी, कहीं और से अप हो जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे काम, ये फिर हम अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है। होता क्या है बेसिकली कि जैसे ही आप ESX होस्ट जितने भी हैं, 3 4 5, इनको मिलाकर एक ग्रुप बनाते हैं या एक क्लस्टर बनाते हैं, यानी व्हेन एन HA क्लस्टर इज क्रिएटेड, a single host is automatically elected as a master host। यानी ये 3 है, इनमें से एक ऑटोमेटिकली मास्टर होस्ट बन जाता है, और इसका काम होता है कि ये कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करता है vCenter सर्वर से,
क्योंकि vCenter सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है तमाम होस्ट की। तो ये मास्टर है और ये मुस्तकिल इसको हार्ट बीट्स मिल रही होती हैं बाकी रिमेनिंग जितने भी स्लेव होस्ट हैं। अगर हार्ट बीट आती रहेगी, यानी हार्ट बीट से मतलब ये है कि ये चेक करता रहेगा मुस्तकिल कि हाँ भाई ये ऑन है, ये पावर्ड ऑन, ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर ये महसूस करेगा कि यार इनमें से कोई डाउन हो गया है, तो फिर अप्रोप्रिएटली यानी उसी हिसाब से फिर ये एक्शन लेगा कि भाई जो वर्चुअल मशीन या जो ESX होस्ट डाउन हुआ है, अब मैंने उसकी वर्चुअल मशीन को कैसे अप करना है। तो जैसी क्लस्टर बनता है, एक जो है वो मास्टर बन जाएगा और बाकी जितने भी होंगे वो स्लेव होंगे। याद रखें कि एक क्लस्टर में फिर एक ही मास्टर बनता है, बाकी सारे के सारे फिर होस्ट ही होते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये जो मास्टर बना है, ये मास्टर ऑटोमेटिकली बनता तो है, लेकिन ये बनता कैसे, यानी इन होस्ट में से मास्टर कौन सा बनता है, वो सर्वर या वो ESX होस्ट जिसमें सबसे ज्यादा डेटा स्टोर होता है। सिंपल वर्ड्स में सबसे ज्यादा स्टोरेज अटैच जिस होस्ट के साथ होती है, ये सबसे ज्यादा स्टोरेज जिस होस्ट की होती है, वो मास्टर बन जाता है। ठीक है, और ये चीज यहाँ पर मेंशन भी कर दी हमने कि द मास्टर होस्ट क्या करता है, कम्युनिकेट्स विद vCenter सर्वर, जो मैंने आपको बताया, और फिर वो मॉनिटर करता है किसको, द स्टेट ऑफ ऑल वर्चुअल मशीन्स, प्रोटेक्टेड वर्चुअल मशीन्स एंड ऑफ द स्लेव होस्ट, यानी स्लेव होस्ट हैं उनको भी मॉनिटर करता है, उनकी वर्चुअल मशीन्स को भी मॉनिटर करता है। मास्टर होस्ट का बेसिकली मास्टर होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ये जो मैंने अभी बताई है लिखी हुई है कि मॉनिटरिंग द स्टेट ऑफ स्लेव होस्ट, यानी बाकी जो स्लेव होस्ट है उनको मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग द पावर स्टेट ऑफ और वर्चुअल मशीन्स उनको मॉनिटर करना। ठीक है, और फिर मैनेजिंग द लिस्ट ऑफ क्लस्टर होस्ट एंड यानी उनकी पूरी लिस्ट को देखना, जिसका जो कि लिस्ट अवेलेबल होती है vCenter सर्वर पे। तो ये तो काम मास्टर का है। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हम इसको एक क्लस्टर में ऐड करते हैं, और क्लस्टर बनाना बहुत आसान होता है, आप vCenter सर्वर पे जाते हैं और आपका जो डेटा सेंटर होता है उसको आप राइट क्लिक न्यू क्लस्टर करेंगे, वो पूछेगा किस किस को ऐड करना है, आप कहेंगे इस होस्ट को ऐड करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है। वो जब तीनों ऐड हो जाएंगे, तो जैसे ही ऐड होंगे एक इलेक्शन होगा इनके दरमियान, जो होस्ट सबसे ज्यादा डेटा स्टोर रखता होगा वो जीत जाएगा उस इलेक्शन को, वो मास्टर बन जाएगा, वो बाकी सब क्या बन जाएंगे, स्लेव बन जाएंगे। अब इनके दरमियान आपस में हार्ट बीट के जरिए कम्युनिकेशन होगी। हार्ट बीट सिंपल एक मैसेज है जो कि होस्ट एक दूसरे को भेजेंगे और अपनी जिंदगी के बारे में बताएंगे। अगर किसी की भी जिंदगी खत्म होती है तो फिर मास्टर होस्ट डिसाइड करेगा कि उसकी वर्चुअल मशीन्स के साथ मैंने क्या करना है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, अच्छा देखें अब क्या लिखा हुआ है। व्हेन यू ऐड अ होस्ट टू अ vSphere HA क्लस्टर, आप किसी भी होस्ट को ऐड करते हैं क्लस्टर में, तो बेसिकली क्या होता है कि उस होस्ट में एन एजेंट इज अपलोडेड, एक एजेंट अपलोड हो जाता है, यानी एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल हो जाता है टू द होस्ट एंड कॉन्फ़िगर्ड, और वो कॉन्फ़िगर होता है टू कम्युनिकेट विद अदर एजेंट्स इन द क्लस्टर। यानी जैसे ऐड करते हो तो एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक एजेंट ऐड हो जाता है, उसका काम होता है कि वो हार्ट बीट भेजना, दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करना। ठीक है, ईच होस्ट इन द क्लस्टर फंक्शंस एज अ मास्टर या स्लेव। तो हर होस्ट या तो मास्टर होता है या स्लेव होता है। मास्टर एक ही होता है, बाकी जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्लेव होते हैं। ठीक है, when vSphere HA is enabled for a cluster, all active hosts participate in an election। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, किस लिए इलेक्शन होता है, टू चूज द क्लस्टर्स मास्टर होस्ट। ये मास्टर होस्ट को चूज कैसे किया जाता है, द होस्ट दैट माउंट्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डेटा स्टोर्स, ठीक है, हैज एन एडवांटेज इन द इलेक्शन, और फिर वही मास्टर बन जाता है। ओनली वन मास्टर होस्ट एग्जिस्ट्स पर क्लस्टर, एक मास्टर होस्ट होगा, बाकी जितने होंगे वो सब क्या होंगे, स्लेव होस्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देखा कि जो HA क्लस्टर है, अब हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर में और FT क्लस्टर में फर्क क्या होता है, और हम ये देखते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी में बेसिकली डाउन टाइम होता भी है या बिल्कुल ये सारा वक्त मशीन्स अप रहती है।
हाई अवेलेबिलिटी में डाउन टाइम होता है। अब वो देखते हैं कि किस तरह से। अभी तो हमने ये देख लिया, यहाँ तक तो ये समझ लिया कि क्लस्टर किसको कहते हैं और और क्लस्टर बनता कैसे है, और जब क्लस्टर बनता है तो बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखते हैं कि मतलब ये बेसिकली क्लस्टर काम किस तरह से करता है, और जब भी कोई ESX होस्ट फेल होता है तो इस मास्टर को कैसे पता चलता है, और ये कैसे डिसाइड करता है कि ये जो मेरे स्लेव में से कोई एक स्लेव होस्ट है या जो भी है, दो है या एक, वो डाउन हो गया है। क्योंकि इसने डिसाइड करना है ना, ये डिसाइड करेगा, पहले तो डिक्लेयर करेगा कि हाँ भाई फला होस्ट फेल हो गया है। जब डिक्लेयर कर दिया उसने उसको फेल, तो अब इसकी जिम्मेदारी होगी कि उसकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनको फिर अब कैसे किया जाए। तो असल तो पहला तो ये स्टेप है कि भाई इसको मास्टर को पता कैसे चलेगा कि ये होस्ट फेल हो गए हैं, क्योंकि इसका काम, पहला काम ये है कि डिक्लेयर करना। फिर हम देखेंगे कि डिक्लेयर जब कर देता है तो फिर आगे के स्टेप्स क्या होते हैं, कि फिर उसके एक्शन क्या होते हैं, वर्चुअल मशीन्स को वो कैसे अप करता है और किन किन होस्ट पे वो अप करता है। तो देखते हैं भाई इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें अब एक चीज और देख लें कि जैसे ये वर्चुअल मशीन है, अब ये क्लस्टर बन गया है ये। तो वर्चुअल मशीन्स बेसिकली यानी जो ESX होस्ट्स हैं, बेसिकली एक तो ये के नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इनकी नेटवर्क हार्ट बीट्स होती हैं। नेटवर्क हार्ट बीट्स का मतलब है कि मतलब नॉर्मल नेट, इनका एक नेटवर्क कार्ड है जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है, और वो मुस्तकिल एक मैसेज भेज रहा है vCenter सर्वर को, और वो मैसेज ESX होस्ट को मिल रहा है जो मास्टर है। तो जितने स्लेव हैं वो अपनी जिंदगी के बारे में नेटवर्क हार्ट बीट, नेटवर्क में एक मैसेज है जो कि ESX होस्ट जो मास्टर है उस तक भी पहुंचता है। इसको पता चलता रहता है नेटवर्क हार्ट बीट के जरिए कि ये होस्ट जिंदा है, लाइव है। दूसरी एक चीज होती है जिसको हम डेटा स्टोर हार्ट बीट भी कहते हैं। वो क्या होती है कि ये वर्चुअल मशीन, सॉरी ESX होस्ट जो है, तो एक नेटवर्क कार्ड के जरिए तो ये नेटवर्क से कनेक्टेड है। अच्छा, आपने पहले भी पढ़ा था कि जो ESX होस्ट होते हैं उनमें एक मैनेजमेंट नेटवर्क होता है, जिसको मैं अभी ये बेसिकली मैनेजमेंट नेटवर्क है, जिसको एक IP एड्रेस दिया जाता है और जिससे आप कनेक्ट होते हैं। लेकिन उनका एक, उसी में एक कर्नल नेटवर्क भी होता है, ये कर्नल पोर्ट भी होती है, और कर्नल पोर्ट बेसिकली एक्सटर्नल हार्डवेयर से कनेक्ट होने के काम आती है, और उसको भी एक अलग IP एड्रेस दिया जाता है। तो आमतौर पे जो कर्नल पोर्ट होती है वो दूसरा, यानी एक और दूसरा नेटवर्क कार्ड यूज करती है। आमतौर पे ये सिनेरियो बनता है। तो लेट्स सपोज कि मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि इस ESX होस्ट में दो नेटवर्क कार्ड है, तो एक नेटवर्क कार्ड तो आपका कनेक्टेड है नेटवर्क से, और दूसरा यानी नॉर्मल नेटवर्क से जो कि आपके जिस पे ESX सर्वर भी चल रहा है, vCenter सर्वर भी चल रहा है, और इसका दूसरा जो नेटवर्क कार्ड है वो कनेक्टेड है कर्नल पोर्ट से, और बेसिकली वो कनेक्टेड है आपकी स्टोरेज से, जो कि आपकी नेटवर्क स्टोरेज है। वो SAN भी हो सकती है, वो नेटवर्क स्टोरेज भी हो सकती है, यानी NAS भी हो सकती है। तो जो नेटवर्क कार्ड स्टोरेज से कनेक्टेड है उस वहां पर भी मुस्तकिल कम्युनिकेशन हो रही है, उसको डेटा स्टोर हार्ट बीट्स कहते हैं। तो बेसिकली इस होस्ट की जिंदगी बताने के दो तरीके हैं। एक तो उसकी नेटवर्क हार्ट बीट है, यानी ये समझ लें कि इसके दो दिल हैं। एक उसका नेटवर्क, एक दिल उसका नेटवर्क से लगा हुआ है, और एक दिल उसका स्टोरेज पे चल लगा हुआ है। दोनों ही इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्क से कनेक्ट होना भी इसको ज़रूरी है, लेकिन उसकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो तो बेसिकली यहाँ पड़ी हुई है। तो दिल का एक हिस्सा तो उसका यहाँ पड़ा हुआ है, तो उसको इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इससे मुस्तकिल इसकी कम्युनिकेशन रहे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नेटवर्क हार्ट बीट क्या होती है और डेटा स्टोर हार्ट बीट क्या होती है, और आमतौर पर दोनों के लिए अलग अलग नेटवर्क कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक से भी वैसे हो सकता है ये, लेकिन फिर वो एक ही नेटवर्क कार्ड होगा तो मैनेजमेंट नेटवर्क भी वही होगा, और उसी से फिर आपने कर्नल पोर्ट को भी कॉन्फ़िगर किया होगा, तो दोनों फिर एक ही नेटवर्क पे चल रही होंगी। लेकिन आमतौर पे ESX होस्ट में ये करते हैं कि स्टोरेज के लिए अलग नेटवर्क कार्ड यूज़ करते हैं, और नॉर्मल नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए मल्टीपल नेटवर्क कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा,
अब आगे इसको मजीद देखते हैं कि जो अभी जैसे मैं कहा आपने 3 मशीन है ये, तो अब इनमें से फॉर एग्जांपल कोई एक मशीन डाउन हो जाती है, ठीक है, तो क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। अगर कोई एक मशीन डाउन होती है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस मास्टर वाले का काम है कि उसको डिटेक्ट करे कि आया ये डाउन भी हुई है या नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि बस इसको क्योंकि जब मशीन डाउन होगी तो इसने फिर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा ना। इसको कहीं से रिपोर्ट मिल गई कि यार ये मशीन डाउन हो गई है, लेकिन असल में ये डाउन हुई नहीं थी, और कोई फेक रिपोर्ट मिल गई, अभी बताऊंगा इस तरह से। इस ये समझा कि मशीन तो डाउन हो गई है, ये फौरन गया और इसकी तमाम वर्चुअल मशीन को जाके रिस्टार्ट कर दिया, हालांकि ये तो पहले से ना ES6 होस्ट डाउन हुआ था ना वर्चुअल मशीन डाउन हुई थी। तो किस तरह से इसकी सिनेरियोज हैं मुख्तलिफ। उनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये ES6 होस्ट कंप्लीटली डाउन हो जाए, यानी ये इसका हार्डवेयर फेलियर हो जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसको कैसे पता चलेगा, ये क्या क्या स्टेप्स करेगा। इन अ vSphere HA cluster 3 types of host failures are detected, यानी जो होस्ट फेलियर है ना वो भी 3 किस्म के। या तो ये होगा कि जो होस्ट है वो कंप्लीटली डाउन हो जाए, स्टॉप्स फंक्शनिंग, यानी ये जो मशीन है ये कंप्लीटली इसमें हार्डवेयर फेलियर हो जाए, ये क्रैश हो जाए, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो मशीन क्रैश नहीं हुई बल्कि सिर्फ नेटवर्क से अलग हो गई। ये भी तो हो सकता है कि उसका ये नेटवर्क कार्ड खराब हो गया, मशीन तो अप है, ये वर्चुअल मशीन्स भी अप है इसका ये नेटवर्क कार्ड जो इसको कनेक्ट कर रहा था बेसिकली vCenter सर्वर से, ये खराब हो गया, तो सिर्फ उसकी ये कनेक्टिविटी लूज होगी, लेकिन उसकी डेटा स्टोर से तो कनेक्टिविटी मौजूद होगी, यानी इसका जो दूसरा नेटवर्क है वो तो चल रहा है डेटा स्टोर वाला। तो उस सूरत में हम इस मशीन को डेड तो नहीं कहेंगे, हम ये तो नहीं कहेंगे कि मशीन जो है इसमें हार्डवेयर फेलियर आ गया, चलो भी इसकी वर्चुअल मशीन को रिस्टार्ट कर दो, वर्चुअल मशीन तो ऑन है, सिर्फ इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी यहां से गई है, दूसरी तरफ से तो मौजूद है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो होस्ट है ये नेटवर्क से भी कनेक्टेड हो और यहां से भी कनेक्टेड हो और ये खुद भी पावर्ड ऑन हो, सही हो बिल्कुल, लेकिन किसी वजह से इसकी कनेक्टिविटी मास्टर से लूज हो गई हो। जैसे ऐसा अक्सर होता है ना, नेटवर्क में आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, हम अक्सर नहीं होता कि हम अपने फैकल्टी रूम में बैठे हुए हैं और हमारा कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल पावर्ड ऑन है और नेटवर्क से भी कनेक्टेड है और हम इंटरनेट भी एक्सेस कर रहे हैं, हम लेक्चर्स का फोल्डर भी एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन उसी नेटवर्क पे लगे हुए एक प्रिंटर से हमारी डिसकनेक्टिविटी हो गई, प्रिंटर को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। हालांकि तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा ना कि हमारा जो लैपटॉप है या हमारा जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क से आउट हो गया या पावर डाउन हो चुका है। भाई नेटवर्क की किसी एक चीज से हो सकता है हमारी कनेक्टिविटी लूज हो गई हो किसी वजह से, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा जो सिस्टम है वो डाउन हो गया है, वो सिर्फ उसके, तो ये भी हो सकता है। तो एक तो इसका ये होगा कि या तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाए, एक बात। दूसरा फेलियर क्या हो सकता है कि भाई इसकी सिर्फ कनेक्टिविटी लूज हो जाए, यानी एक नेटवर्क कार्ड इसका खराब हो जाए, लेकिन दूसरा तो चल रहा है, डेटा स्टोर से तो वो कनेक्टेड है। तीसरा ये पॉसिबिलिटी है कि भाई इसके दोनों नेटवर्क कार्ड बिल्कुल सही है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये डेटा स्टोर से भी कनेक्टेड है, लेकिन फॉर सम रीजन कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच भी हो सकता है कि इसकी कनेक्टिविटी मास्टर से खत्म होगी। तो जब मास्टर से खत्म होगी तो मास्टर तो ये समझेगा ना कि डेड हो गया ये। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह से मास्टर रिएक्ट करता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। तो अब देखें इसमें क्या वो कहते हैं, द मास्टर होस्ट मॉनिटर्स द लाइवनेस ऑफ स्लेव होस्ट, ठीक है, in the cluster. This communication is done through the exchange of network heartbeats every second. हर सेकंड में नेटवर्क हार्टबीट्स इधर से उधर जा रही है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। When the master host stops receiving these heartbeats from a slave host, सिंपल इंग्लिश है, सिंपल वर्ड्स है कि अगर मास्टर को किसी तरह इसकी हार्टबीट आना बंद हो जाए, यानी वहां से जो कम्युनिकेशन है वो उसकी बंद हो जाए, तो वो फौरन ये नहीं कह देगा कि भाई, वो फौरन डिक्लेयर नहीं कर देगा कि ये होस्ट डेड हो गया है। वो क्या करेगा, वो चेक करेगा पहले
कि फॉर होस्ट लाइवनेस बिफोर डिक्लेयरिंग द होस्ट टू हैव फेल्ड। अब वो क्या चेक करेगा? इट विल चेक वेदर द स्लेव होस्ट इज एक्सचेंजिंग हार्टबीट्स विद वन ऑफ द डेटा स्टोर्स। यानी इसकी तरफ से पैगाम आना बंद हो गया अगर मास्टर को, तो मास्टर ये नहीं करेगा जल्दबाजी में कि फौरन फैसला कर दे कि भाई ये डाउन हो गया है। नहीं, वो देखेगा कि भाई अगर मुझे नेटवर्क हार्टबीट्स नहीं मिल रही तो क्या ये होस्ट स्टोरेज से अभी भी कनेक्टेड है या नहीं है। अगर वो देखता है कि यार स्टोरेज से तो कनेक्टेड है, इसका मतलब ये होस्ट तो डाउन नहीं हुआ, तो उस सूरत में ये क्या करेगा? इफ सच अ स्लेव होस्ट इज एक्सचेंजिंग हार्टबीट्स विद द डेटा स्टोर, यानी वो जो होस्ट है अगर वो हार्टबीट्स एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ? डेटा स्टोर के साथ, तो फिर मास्टर ये अस्यूम करेगा कि दैट इट इज इन द नेटवर्क पार्टीशन और नेटवर्क आइसोलेटेड। यानी वो अस्यूम करेगा कि भाई इसका मतलब है कि इसकी नेटवर्क से डिस्कनेक्टिविटी हुई है, यानी नेटवर्क आइसोलेशन में चला गया वो, लेकिन वो स्टिल अप है, और जब होस्ट अप है तो उसकी वर्चुअल मशीन्स भी अप है, इसका मतलब है। तो फिर वो क्या करेगा? एंड सो कंटिन्यूज टू मॉनिटर द होस्ट एंड इट्स वर्चुअल मशीन्स। मतलब वो फिर डिपेंड करता है, अक्सर इसमें ये होता है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर फिर सेटअप करते हैं, इसको कहते हैं एडमिशन कंट्रोल, कि अगर वो नेटवर्क आइसोलेशन में चला गया तो फिर ये सेटिंग की जाती है कि या तो ये कंटिन्यू कर ले मॉनिटरिंग, कोई मतलब एक्शन ना ले, या फिर मजीद एक्शंस डिफाइन किए जाते हैं कि भाई अगर ये देखता है कि भाई इसकी नेटवर्क हार्टबीट्स नहीं आ रही, ये नेटवर्क आइसोलेशन में चला गया है, ऑल्दो कि ये अप है और इसके डेटा स्टोर से कनेक्टिविटी भी अप है, लेकिन उस सूरत में भी फिर आपकी मर्जी होती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की कि वो इसको कहते हैं कि वो क्या एक्शन ले, क्या वो फिर भी रीस्टार्ट कर दे मशीन्स को, या शट डाउन कर दे, या फिर उसको बस ऐसे ही चलता रहने दे। तो आमतौर पे ये होता है कि फिर ये होस्ट जो है मास्टर, ये इसको इग्नोर करता है, कहता है कि ये ऑन है तो इसको चलता रहने दो जैसे चल रही है, ठीक है। तो अभी तो ये डिक्लेयर होना है कि भाई ये मास्टर, ये जो होस्ट है ये डाउन हुआ भी है या नहीं हुआ। लेकिन अब हम एस्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज ये क्रैश हो गया कंप्लीटली, ठीक है। यानी वो जो 3 केसेस हैं इसके, हम ये देखेंगे कि 3 केसेस क्या हैं, कि या तो ESX होस्ट कंप्लीटली फेल हो गया, यानी मास्टर को पता चल गया है, मास्टर ने अच्छी तरह चेक कर लिया कि भाई इसकी नेटवर्क हार्टबीट भी नहीं आ रही और ये डेटा स्टोर से भी कनेक्टेड नहीं है, वो हार्टबीट भी इसकी जा चुकी है। तो अब ये डिसाइड करेगा कि हाँ भाई ये डाउन हो गया, यानी इसका कंप्लीट फेलियर है। तो एक तो ये कंडीशन है कि भाई ये कंप्लीट फेल हो चुका है। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई इसमें चलती हुई कोई, ये फेल नहीं हुआ लेकिन इसमें चलती हुई कोई मशीन फेल हो गई। तब ये मास्टर होस्ट क्या करेगा? एक तो ये कि जब होस्ट फेल हो जाए तब इसने क्या करना है, होस्ट चल रहा है लेकिन उसकी चलती हुई एक मशीन फेल हो गई, तब इसने क्या करना है, और इवन होस्ट भी चल रहा है, मशीन भी चल रही है, लेकिन मशीन के अंदर कोई एप्लीकेशन थी जो रन कर रही थी, वो क्रैश कर गई, वो फेल हो गई। उस सूरत में ये क्या करेगा? ये 3 सिनेरियोज हैं जिनको हम जल्दी यानी क्विकली हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई इतने टेढ़े नहीं है। अगर ये होस्ट फेल हो गया कंप्लीटली, यानी मास्टर ने डिसाइड कर दिया, अच्छी तरह चेक किया, नेटवर्क हार्टबीट भी नहीं आ रही, स्टोरेज हार्टबीट भी नहीं आ रही, तो इसने डिसाइड किया कि हाँ भाई, इसने अनाउंस कर दिया ये फेल हो गया। अब इस पे चल रही थी ये 2 वर्चुअल मशीन्स, ये 2 वर्चुअल मशीन्स बेसिकली चल इस होस्ट पे रही थी, यानी वर्चुअल मशीन्स इसी होस्ट का प्रोसेसर भी यूज कर रही थी, इसी का नेटवर्क कार्ड भी यूज कर रही थी, इसकी रैम यूज कर रही थी, लेकिन असल में ये वर्चुअल मशीन्स की जो फाइल थी वो कहाँ पड़ी हुई थी? यहाँ पड़ी हुई, ठीक है। जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट को अपने लैपटॉप पे ओपन करते हैं, तो वो जो वर्ड डॉक्यूमेंट जब ओपन होता है तो आप ही के लैपटॉप की रैम भी यूज करता है, आप ही के लैपटॉप का प्रोसेसर भी यूज करता है, लेकिन जब आप उसको क्लोज कर देते हैं तो वो वापस उसी एक्सटर्नल स्टोरेज पे जाके सेव हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह कि अगर वो ये क्रैश हो गया तो वर्चुअल मशीन्स तो यहाँ पड़ी हुई। तो होस्ट क्या करेगा? मास्टर होस्ट, व्हेन अ होस्ट फेल्स वी स्क्वायर HA, यानी HA क्लस्टरिंग में क्या होता है, HA क्लस्टर में क्या होता है कि जब एक होस्ट फेल हो जाए तो इसकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं
वो फिर किसी और होस्ट पे अप हो जाएंगी, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन बेसिकली यहाँ पड़ी हुई है। जब इसने डिसाइड कर लिया कि ये फेल हो गया, अब ये कहेगा कि अच्छा इसकी कौन कौन सी वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन ए है और बी है जो यहाँ पड़ी हुई है, तो वो इक्वली इन दोनों में डिवाइड कर देगा कि एक मशीन तुम ऑन कर दो, एक मशीन मैं ऑन कर देता हूँ। क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि ये इक्वली इसको डिवाइड कर देता है कि भाई जितने भी होस्ट हैं वो आपस में डिवाइड कर लें, और एक वर्चुअल मशीन जैसे यहाँ अप हो गई, अब ये वर्चुअल मशीन पड़ी हुई तो चूंकि यहाँ थी, अब ये वर्चुअल मशीन इसी का हार्डवेयर यूज कर रही है, और वर्चुअल मशीन जो बी है वो इसका हार्डवेयर यूज कर रही है। ठीक है, तो HA में वर्चुअल मशीन यहाँ पड़ी हुई होती है ऊपर। तो होस्ट के डाउन होने की सूरत में वर्चुअल मशीन दूसरे होस्ट रीस्टार्ट कर देंगे। तो याद रहे कि ये HA है, हाई अवेलेबिलिटी, इसमें भी डाउन टाइम है। डाउन टाइम क्या है कि जैसे ये होस्ट डाउन हुआ, इस एक तो ये टाइम लगा कि इसको इसने डिक्लेयर करने में जितना भी टाइम लिया, क्योंकि इसने पहले चेक किया नेटवर्क बीट भी नहीं आ रही, फिर उसने चेक किया डेटा स्टोर भी नहीं है, इसकी कनेक्टिविटी डेटा स्टोर से भी नजर नहीं आई इसको, तो इसने फैसला किया कि भाई ये डाउन हो चुका है। एक तो थोड़ा सा क्विक टाइम तो ये भी लगा, प्लस वो टाइम की जो, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन जो है ये तो यहाँ पड़ी हुई है ना, अब जैसे ये डाउन हो तो ये तो एक फाइल है जो यहाँ पड़ी हुई है, तो इसको इंजन स्टार्ट करेगा। तो उतना टाइम जितना वर्चुअल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अप होने में लगता है वो भारत डाउन टाइम होगा। ठीक है, क्योंकि मशीन रीस्टार्ट हो रही है ना, जब रीस्टार्ट होने का जितना टाइम भी मशीन लेगी, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तो वो उतना डाउन टाइम आएगा। तो HA में 100% अप टाइम नहीं होता, बल्कि उतना डाउन टाइम होता है जितना वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करने में लगेगा। ठीक है, और जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं उनको रीस्टार्ट करने में जितना भी टाइम लगेगा। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन है। दूसरे ये हमने कहा कि भाई होस्ट तो चल रहा है, लेकिन उस पर चलती हुई एक मशीन डाउन हो गई है। क्योंकि जो मास्टर है ना, उसकी तो कम्युनिकेशन वी सेंटर से हो रही होती है और वी सेंटर सर्वर में पूरी लिस्ट है मशीन्स की सबकी। तो होस्ट, जो मास्टर होस्ट है तो मुस्तकिल चेक कर रहा होता है भाई कि एक वो ESX होस्ट को भी देख रहा होता है कि भाई ये सारे इनसे हार्ट बीट आ रही है, प्लस उनकी वर्चुअल मशीन्स भी मतलब कोई क्रैश तो नहीं हो गई, कोई अनएक्सपेक्टेडली शटडाउन तो नहीं हो गई है। तो ये क्या करता है कि अगर कोई वर्चुअल मशीन डाउन हुई है तो सिंपल उस वर्चुअल मशीन को उसी होस्ट पे रीस्टार्ट कर देगा, फिर उसका जरूरत नहीं, क्योंकि होस्ट तो डाउन नहीं हुआ ना, तो किसी और होस्ट का जरूरत नहीं उस वर्चुअल मशीन को जाके अपने रीस्टार्ट करने की, उसी मशीन को रीस्टार्ट। जैसे आपका लैपटॉप भी है, अगर आपका लैपटॉप क्रैश हो जाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो जाता है, तो आप क्या करते हैं कि भाई आप उस मशीन को रीस्टार्ट कर देते हैं, आमतौर पर ये होता है। अब विंडोज में तो ये चीज मशहूर है ना कि जो हर मसले का हल एक ही हल है, रीस्टार्ट। तो ये होस्ट क्या करता है, मास्टर होस्ट, कि उसी ESX होस्ट पे उसको रीस्टार्ट कर देता है। तो आमतौर पर ये होता है कि रीस्टार्ट करने से वो वर्चुअल मशीन अगर हैंग हुई भी थी, क्रैश हो गई थी, वो दोबारा चलने लगती है और अगर नहीं चलेगी तो जाहिर है फिर वो इस ESX होस्ट से भी नहीं चलेगी, वो ना इससे चलेगी, क्योंकि जब वो इससे नहीं चल रही इसका मतलब है कि उसकी वर्चुअल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ हो गई है। तो या तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी रेक्टिफाई करना पड़ेगा इशू, या नई वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी। तो याद रहे कि पहले केस में ESX होस्ट डाउन हुआ, उस कंडीशन में जो उसकी मशीन थी वो दूसरे होस्ट पे रीस्टार्ट हुई। इस केस में ESX होस्ट डाउन नहीं है, बल्कि उसकी एक वर्चुअल मशीन डाउन हो गई, तो उससे हार्ट बीट आना बंद हो गई। जब हार्ट बीट आना बंद हुई, मास्टर ने फौरन चेक किया, उसने कहा कि अनएक्सपेक्टेड शटडाउन, कुछ क्रैश हुआ है, तो वो फौरन गया और उसने इसी सर्वर पे इसको दोबारा रीस्टार्ट कर दिया मशीन को, तो मशीन दोबारा चलने लगेगी। तीसरी कंडीशन भी यही है कि अगर उस वर्चुअल मशीन पे चलती हुई कोई एप्लीकेशन डाउन हो गई, जैसे वही बात है कि आपके लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैंग हो जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में बाज़ दफ़े ये होता है कि कोई आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एप्लीकेशन हैंग हो जाती है, तो आप तो ये करते हैं कि टास्क मैनेजर पे जाके उस एप्लीकेशन को जो है वो रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं वहां से, यानी रनिंग प्रोसेस को डिलीट कर देते हैं। अक्सर वहां से भी नहीं होती तो फिर आपको अल्टीमेटली मशीन रीस्टार्ट ही करनी पड़ती है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही है कि अगर इस एप्लीकेशन
अगर कोई एप्लीकेशन डाउन हुई है तब भी ESX होस्ट तो चल रहा है, वर्चुअल मशीन भी चल रही थी, लेकिन एप्लीकेशन डाउन हो गई तो ये ESX होस्ट क्या करेगा कि उस मशीन को फिर दोबारा रीस्टार्ट कर देगा। यानी सिंपल वर्ड्स में, यानी कहीं और से मूव करने की जरूरत ही नहीं है, उसी होस्ट पे, उसी ESX होस्ट से कहेगा कि भाई चलो इसको रीस्टार्ट कर दो क्योंकि ये एप्लीकेशन हैंग पड़ी हुई है। लेकिन याद रहे कि एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग जो है ना, उसके लिए फिर VMware टूल्स चाहिए होते हैं। VMware टूल्स इंस्टॉल किए जाते हैं बाकायदा हर मशीन पे, ताकि उसकी एप्लीकेशन को भी मॉनिटर किया जा सके। तो ये है HA फेलियर, यानी HA फेलियर सिनेरियोज, यानी हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर कैसे बनता है, ये क्या होता है। ठीक है, याद रहे कि जब हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर बनता है, यानी जब HA, तो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि उतना डाउन टाइम होता है कि जितना मशीन रीस्टार्ट करने में होगी। ठीक है, तो ये बात आप अपनी ज़हन में रखें कि ये 100% अप टाइम प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि बहरहाल वर्चुअल मशीन्स को रीस्टार्ट तो होना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, इस बात का भी ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जैसे ये ESX होस्ट है, अब इसमें चल रही थी कोई 20 मशीन, ठीक है, और इसकी जो ओवरऑल यानी 20 वर्चुअल मशीन्स अगर इस पर या 25 वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है जैसे रैम है या प्रोसेसर है, वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन 40-50% जो है वो यूसेज उसकी चल रही है। ठीक है, ज़्यादा इसकी स्टोरेज तो यूज़ नहीं हो रही क्योंकि वर्चुअल मशीन्स तो सारी इधर सेव हुई हुई, लेकिन इसका प्रोसेसर तो यूज़ हो रहा है क्योंकि सारी वर्चुअल मशीन्स चल तो इसी होस्ट पे रही है। इसकी रैम भी यूज़ हो रही है। अब 25 वर्चुअल मशीन्स थी, ये होस्ट हो गया डाउन। ठीक है, तो अब 25 वर्चुअल मशीन्स कोई कम नहीं होती है, उनमें कोई ये हो सकता है, उनमें कोई एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर हो, कोई ईमेल का सर्वर हो, कोई FTP मुख्तलिफ सर्वर्स होंगे इसमें यकीनन। अब उन मशीन्स को वो बेसिकली उनकी जो फाइल्स हैं, या वो पूरी मशीन्स हैं जो उनकी हार्ड ड्राइव है, वो तो यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन जब वो मशीन्स अप होती हैं तो बहरहाल उनको रैम चाहिए होती है और उनको प्रोसेसर खर्च होता है, और आपकी जो दो ESX होस्ट हैं वो भी मोरलेस इतने ही ऑक्यूपाई हुए हैं। इसके भी लेट्स सपोज ये भी इसी कॉन्फ़िगरेशन का है, इसके पास भी 20 वर्चुअल मशीन्स चल रही है, इधर भी 20 वर्चुअल मशीन्स चल रही है, तो तीनों तकरीबन कोई 60-70% ऑक्यूपाई हुए हैं, यानी प्रोसेसर और रैम के हवाले से। अब 70% ये भी ऑक्यूपाई हुआ है, 70% ये भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, और अब ये होस्ट हो गया डाउन, और इसकी 70% जो ये ऑक्यूपाई था, यानी इसका भी अब बड़ा लोड है 70% का, तो वो कैसे इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि ये तो इसमें तो 25 इतनी सारी वर्चुअल मशीन थी, अब वो सब की सब ये दो आपस में डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के ही एक तरह से कहेंगे ना कि इन दोनों के दम निकल जाएगा पूरा, कि भाई इनके पास इतनी रैम नहीं होगी, इनके पास इतना प्रोसेसर इतना ज़्यादा वैसा नहीं होगा। तो इसमें फिर ये होता है कि आमतौर पे आप वर्चुअल मशीन्स की प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि आपकी जो दूसरे ESX होस्ट हैं वो इतने पावरफुल नहीं है, तो आप फिर इनकी मशीन्स की प्रायोरिटी, हर ESX होस्ट में फिर आप मशीन्स की प्रायोरिटी सेट करते हैं कि भाई जो पहले वो मशीन अप हो जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई हो। जैसे आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है तो वो चाहेंगे कि आप वो फौरन अप हो जाए, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, तो वो फिर अप हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे प्रायोरिटी लो होती रहेगी फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मशीन अप होंगी, और एक हद तक होंगी, क्योंकि हर ESX होस्ट में आपने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट की हुई होगी कि भाई अगर 60% या 70% से ज़्यादा रैम या प्रोसेसर्स का ऑक्यूपाई हो रहा है तो फिर मशीन्स ये मज़ीद मशीन्स को उसका इंटेक ना करे, यानी मजीद मशीन्स को अप ना करे, तो फिर सिर्फ वही मशीन्स अप होंगी जिनकी प्रायोरिटी हाई होगी। तो आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स को ऑन। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इसकी 25 ये होस्ट डाउन हुआ तो इसकी 25 की 25 वर्चुअल मशीन्स ही अप हों, बाकी दो में इतनी ताकत अगर नहीं है तो भाई फिर तो मुश्किल में आ जाएगा पूरा एनवायरनमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सबसे ज़्यादा मुश्किल में आएगा। तो बेस्ट तो यही कि फिर आप प्रायोरिटी सेट करें इसकी, और सिर्फ हाई प्रायोरिटी मशीन्स को आप कहें कि भाई वो अप हो जाए, ताकि आपका जो बेसिक नेटवर्क है वो, यानी सिस्टम जो है या एनवायरनमेंट, वो चलता रहे। ठीक है, तो HA में फिर ये चीज़ होती है। अच्छा, अब मजीद हम देखते हैं इसको आगे कि HA में तो हम ये देख रहे हैं कि यार इसमें
आज हमने तीनों सिनेरियोस भी देख लिए कि होस्ट डाउन हो तो क्या होगा, वर्चुअल मशीन डाउन हो तो क्या होगा, और एप्लीकेशन डाउन हो तो क्या होगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर फॉल्ट टॉलरेंस पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक चीज होती है डीआरएस, यानी एक क्लस्टर तो था एचए क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर है डीआरएस क्लस्टर, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स स्केड्यूलर। ये भी बड़ी मजेदार चीज है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एक बेहतरीन किस्म की रिडंडेंसी तो नहीं, अलबत्ता ये बेहतरीन किस्म का लोड मैनेजमेंट करता है। अब लोड मैनेजमेंट से क्या मतलब है कि VMware vSphere डिस्ट्रीब्यूटेड यानी DRS क्या करता है कि ऐसा फीचर इज अ फीचर दैट enables a virtual environment to automatically balance itself। ठीक है, बैलेंस करता है itself across your ESX host in a cluster in an effort to eliminate resource contention। क्या मतलब हुआ इस बात का कि DRS क्या करता है कि लेट्स सपोज कि आपका अभी कोई क्रैश नहीं हो रहा, कोई सिस्टम डाउन नहीं हो रहा, भाई ये तीनों ESX होस्ट अपने नॉर्मल उसमें चल रहा है। ठीक है। अब आप देखते हैं कि यार एक ESX होस्ट है जो कि मेरी पुरानी मशीन है थोड़ी सी, उस पर 20 वर्चुअल मशीन चल रही हैं। ठीक। दूसरा ESX होस्ट में एक आध 2 साल बाद खरीद के लाया था, ये जरा लेटेस्ट मशीन थी, इस पे भी जो है मेरी कुछ 10-12 वर्चुअल मशीन चल रही हैं, लेकिन इसकी रैम और इसका जो प्रोसेसर है वो ऑलमोस्ट 60% ऑक्यूपाई हुआ है, इसका जो है वो तकरीबन 30% पर है। ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है, अभी अभी खरीद के लाया हूँ और इसमें मुश्किल से 5 वर्चुअल मशीन चल रही हैं, तो इसका प्रोसेसर और रैम जो है वो 10% भी ऑक्यूपाई नहीं हो रहा। तो एक वर्चुअल मशीन एक ESX होस्ट पे तो तकरीबन 60-70% लोड पड़ा हुआ है, दूसरी पे 50% लोड है और तीसरी पे सिर्फ 10% लोड है। तो ये तो एक तरह की नाइंसाफी हो गई। DRS अगर आपने क्लस्टर इनेबल किया हुआ इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, HA तो इनेबल है लेकिन आप एक साथ 2 क्लस्टर भी चला सकते हैं। अगर DRS इनेबल किया हुआ है आपने, यानी आपने क्लस्टर इन तीनों का बनाया और कहा कि दिस इज अ DRS क्लस्टर, तो DRS क्या करता है कि बैकग्राउंड में या बैक एंड पे ऑटोमेटिकली इनकी लोड बैलेंसिंग करता है। यानी लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि DRS देखेगा एक थ्रेशोल्ड वैल्यू कि अच्छा भाई यहाँ एक आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दी कि भाई 60% से ऊपर ना जाए। अब इसने देखा कि यार ये जो ESX होस्ट है ये तो 70% पे जा रहा है, इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लोड आ गया। तो फिर क्या करेगा कि ये यूजिंग vMotion यानी जो लाइव माइग्रेशन होती है ताकि यूजर्स को ना पता चले, ये चलती हुई मशीन को ऑटोमेटिकली किसी और कम लोड वाले ESX होस्ट पे मूव कर देगा। तो ये काम बैक एंड पे होगा या बैकग्राउंड पे होगा, यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा, मशीन को पावर डाउन भी नहीं करना पड़ेगा या शट डाउन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव माइग्रेशन है जिसको vMotion भी कहते हैं। तो DRS वो फीचर है जो ऑटोमेटिकली क्लस्टर में मौजूद ESX होस्ट की लोड बैलेंसिंग करता है। ठीक है। तो ये बड़ा ही स्मार्ट आप जिसको कह सकते हैं कि ये सिस्टम है कि अब उसने देखा कि यार यहाँ 70% पे पहुंचा हुआ है, तो फिर बाकी दो में कितना कितना परसेंट है। अच्छा, इसने कहा 50% है, इधर सिर्फ 10% है, तो इसने यहाँ से 2 मशीनें उठाई और इधर मूव कर दी। अच्छा, ये मूविंग चलती रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसने मूव कर दी कल को वो देखेगा कि यार ये तो आहिस्ता आहिस्ता इस पे इतना मूव हुआ कि ये 60-70 पे आ गया और ये बिल्कुल नीचे आ गए, तो फिर दोबारा भी वापस भी लेके जा सकते हैं। लेकिन ये ऑटोमेटिकली होगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस पे काम नहीं करेगा। ठीक है। तो DRS बेसिकली क्या कर रहा है कि अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखने के लिए मशीन्स को इधर से उधर लाइव माइग्रेट करता है। ठीक है। DRS माइग्रेट VMs फ्रॉम ओवर यूटिलाइज्ड ESXi होस्ट, जो कि बहुत ज्यादा जिन पे लोड है, टू अंडर यूटिलाइज्ड होस्ट। ठीक है। DRS performs these migrations of VMs across hosts in a cluster without any downtime by using vMotion। डाउनटाइम नहीं है इसमें कोई, ये नहीं कि मशीन को पावर डाउन करके फिर वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं, चलती हुई मशीन को यूज करता है, मूव करता है, और यही खास बात है इस vMotion की भी। ठीक है। तो आप खुद सोचें कि अगर इस एनवायरनमेंट में HA क्लस्टर बना हुआ हो, HA तो आपने बना नहीं है क्योंकि वो तो रिडंडेंसी के काम आ रहा है कि एक अगर होस्ट डाउन हो जाएगा तो उसकी वर्चुअल मशीन्स कहाँ चलेंगी। तो जब आपने HA बनाया, आपने कहा यार होस्ट डाउन हो गया, इसकी 2 वर्चुअल मशीन्स हैं, अब इन 2 वर्चुअल मशीन्स को मैं क्या करूं, एक इसको
यानी मास्टर होस्ट ही कहेगा भाई चलो एक तुम ऑन कर दो, एक मैं ऑन कर देता हूँ। लेकिन अगर इस एनवायरनमेंट में अगर डीआरएस भी चल रहा होगा तो फिर आसानी हो जाएगी। फिर ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वली डिवाइड करे। वो कहेगा कि यार अच्छा इसकी 10 वर्चुअल मशीन थी, अब ये होस्ट तो डाउन हो गया है, तो इसकी 10 वर्चुअल मशीन को मैंने अप करना है बाकी 2 में। तो वो 2 में फिर देखेगा कि किसके पास ज्यादा कैपेसिटी है, उसके पास ज्यादा वर्चुअल मशीन ऑन हो जाएंगी। तो ये भी हो सकता है कि इसके पास से 2 मशीन ऑन हो, इसके पास 8 मशीन ऑन हो जाएंगी। क्योंकि डीआरएस तो ये काम कर रहा है कि वो देख रहा है, चेक कर रहा है मुस्तकिल कि कौन सा ईएसएक्स होस्ट ओवरलोडेड तो नहीं हो रहा, उस हिसाब से। तो डीआरएस और एचए ये आपस में मिल के काम करते हैं। तो दोनों क्लस्टर्स एक साथ भी बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका डीआरएस क्लस्टर था। उसके बाद आखिर में आता है फॉल्ट टॉलरेंस क्लस्टर। ये बेसिकली उन लोगों के लिए कि जिनका डेटा बहुत ही क्रिटिकल है, यानी वो ये चाहते हैं, क्योंकि आप देखें ना एचए में भी मैंने आपसे कहा ना कि डाउन टाइम है इतना कि जितना मशीन रीस्टार्ट हो रही है। तो यार मशीन रीस्टार्ट होने का जो डाउन टाइम है वो भी तो बाज़ दफ़ा 5 मिनट, सर्वर्स को रीस्टार्ट होने में बाज़ दफ़ा 5-5 मिनट से ऊपर लग जाता है। तो रनिंग एनवायरनमेंट और बहुत ही क्रिटिकल एनवायरनमेंट है जिसमें आपका जो क्लाइंट है वो नहीं चाहता कि मेरा 1 सेकंड के लिए भी सिस्टम डाउन हो, 1 मिनट के लिए भी सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए। तो वर्चुअल मशीन 5 मिनट के लिए अगर डाउन हो गई तो बहुत ज़्यादा है। तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है कि उसमें बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन मतलब इसको ये कहते हैं कि भाई ये 100% अप टाइम है इसका। A fault tolerance system is designated so that in the event of an unplanned outage, ठीक है, a backup virtual machine can immediately take over with no loss of service। ठीक है, अब देखें ये किस तरह से काम करता है। फॉल्ट टॉलरेंस में क्या होता है कि लेट्स सपोज कि ये 3 होस्ट है आपके पास, ठीक है, इन तीनों का आपने बनाया क्लस्टर एफटी क्लस्टर। ठीक है, अब आप एचए क्लस्टर नहीं बना रहे बल्कि आप बना रहे एफटी क्लस्टर, फॉल्ट टॉलरेंट क्लस्टर। फॉल्ट टॉलरेंट क्लस्टर में क्या होता है, या मैं इस यहां से समझ लूं क्योंकि यहाँ वर्चुअल मशीन्स बनी हुई हैं। तो फॉल्ट टॉलरेंट क्लस्टर में क्या होगा कि बेसिकली अब जैसे ये वर्चुअल मशीन ए और बी है, ये इस ESXi होस्ट पे चल रही है। ये दोनों मशीन सेव कहाँ है, ये इधर एक्सटर्नल स्टोरेज पे मौजूद है। ठीक है, लेकिन जब ये मशीन डाउन हो रही है तो ये जो ए और बी है ये अप हो रही है इधर और इधर, और अप टाइम लग रहा है। अगर ऐसा हो कि फॉल्ट टॉलरेंस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये मशीन ए है, ये ESX होस्ट ये वाला इस मशीन को चला रहा है, ये यहाँ पड़ी हुई है। इसी मशीन ए का एक और रेप्लिका यहाँ पर होगा जो कि किसी और होस्ट से अप होगा। यानी ये दोनों मशीन साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही होंगी, दोनों पावर्ड ऑन होंगी। एक प्राइमरी होगी और एक सेकेंडरी होगी, लेकिन एक वक्त में दोनों मशीनें चल रही होंगी। एक होस्ट पे होगी, दूसरी दूसरे होस्ट पे होगी। इसी तरह मशीन बी है तो उसकी एक प्राइमरी चल रही होगी और उसी टाइम पे एक सेकेंडरी चल रही होगी, वो किसी और होस्ट से अप होगी। अब अगर ये मशीन ए जो इस होस्ट पे चल रही थी, अगर ये होस्ट डाउन हो गया तो बाकी होस्ट को जरूरत नहीं है कि उसकी इस प्राइमरी को रीस्टार्ट करने, बल्कि क्या होगा कि इसका जो रेप्लिका है वो भी तो ऑन है ना, और वो भी साथ साथ चल रहा है। तो जब एक डाउन हो जाएगी तो दूसरी तो अप है मौजूद, फौरन वो दूसरी वाली इसको टेक ओवर कर लेगी और ESX सर्वर को उसको रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो तो पहले से स्टार्ट है। तो यहाँ पर वो जो रीस्टार्ट होने का जो डाउन टाइम है वो भी नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन नुकसान क्या है इसमें, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑब्वियसली आपकी डबल स्टोरेज खर्च हो रही है। क्योंकि एक वर्चुअल मशीन अगर 50 GB की थी, क्योंकि वर्चुअल मशीन तो छोटी मोटी तो नहीं होती ना, 50-60 GB की बनती है। इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, इस पर सर्वर चल रहा है, इसमें चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं। तो अब आपके पास सिर्फ एक वर्चुअल मशीन 50 है, लेकिन खामखा आप उसका सेकेंडरी भी साथ साथ चला रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई आपको एक्स्ट्रा आपको 100% अप टाइम चाहिए। तो भाई जब आपने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई। अगर आपको 100% अप टाइम चाहिए तो भाई फिर पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, आपके स्टोरेज पे फिर पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर मशीन का एक रेप्लिका चल रहा होगा। तो अगर इस एनवायरनमेंट में 100 मशीनें चल रही हैं तो 100 की फिर 200 मशीनें चल रही होंगी बेसिकली एक साथ, क्योंकि हर मशीन का एक रेप्लिका होगा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अगर प्राइमरी डाउन हो गई
तो सेकेंडरी इसको टेक ओवर कर लेगी, और टेक ओवर करेगी तो इसका मतलब है कि यूजर को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो मशीन रीस्टार्ट नहीं हुई, वो पहले से ऑन है। ठीक है, ये कहलाता है फॉल्ट टॉलरेंट क्लस्टर, जिसमें मशीन एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी चल रही होती है। ठीक है, अच्छा, जब प्राइमरी और सेकेंडरी मशीन चल रही है तो जितना काम होता है वो सब प्राइमरी में होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली प्राइमरी है तो असल तो यही है जो चल रही है। लेकिन अब जैसी कोई प्राइमरी में कोई किसी किस्म की कोई चेंजेस होती है, कोई नया यूजर बना, फॉर एग्जांपल ये मशीन एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है, तो उस पर कोई नया यूजर बना, ये फौरन रेप्लिकेट होगा इस पे, यानी जो काम इधर होगा उसको फौरन रेप्लिकेट होगा इस सेकेंडरी में, ताकि ये दोनों एक जैसी रहें बिल्कुल। ठीक है, ये ना हो कि प्राइमरी भी काम हो ही चला जा रहा है और ये पीछे रह गई, नहीं, ये फौरन इसको पे ट्रांसफर करता है। और ये जो वर्चुअल मशीन्स हैं, कि जो इनपुट इसको मिला वो इनपुट फौरन ट्रांसफर हुआ और सेकेंडरी को मिला, ताकि ये दोनों अप टू डेट रहें। इस टेक्नोलॉजी को, जिससे एक वर्चुअल मशीन की लाइव इनपुट फौरन लाइव दूसरे पे पहुंच जाए, इस टेक्नोलॉजी को VMware vLockstep भी कहा जाता है। क्या चीज है ये? VMware vLockstep is technology that captures inputs and events that occur on primary virtual machine। ठीक है, उनको कैप्चर करता है and sends them to the secondary VM, ताकि दोनों अपडेट रहें। VMware vLockstep is a technology that supports VMware's fault tolerance component of, यही वजह है, क्योंकि अगर ये काम नहीं होगा तो भाई फिर फॉल्ट टॉलरेंस नहीं चल सकेगी ना। फॉल्ट टॉलरेंस के चलने के लिए ज़रूरी है कि ये वी लॉक स्टेप टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में जैसी जो काम होगा फॉरन रेप्लिकेट हो जाएगा सेकेंडरी में, ये दोनों अप टू डेट रहेंगे। एक डाउन हो गई, दूसरे उसको फॉरन टेक ओवर कर लेगी, इसमें कोई किसी किस्म का कोई डाउन टाइम नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि जिसमें हमने HA पढ़ा, यानी HA DRS और फॉल्ट टॉलरेंस। DRS बेसिकली रिडंडेंसी नहीं दे रहा, बल्कि लोड बैलेंसिंग का काम करता है। तो DRS HA क्लस्टर के साथ भी काम कर सकता है, DRS फॉल्ट टॉलरेंस के साथ भी काम कर सकता है। ठीक है, DRS तो हाँ, मतलब फॉल्ट टॉलरेंस और HA में आपने वाज़ेह फर्क देख लिया कि HA भी वही काम कर रहा है जो फॉल्ट टॉलरेंस कर रहा है, लेकिन फर्क ये है कि HA में मशीन रीस्टार्ट होती है जिसमें डाउन टाइम लगता है, जबकि फॉल्ट टॉलरेंस में मशीन रीस्टार्ट नहीं होती, बल्कि उसका रेप्लिका ही चल रहा होता है और वही उसको टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, और उसमें फिर डाउन टाइम बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हम फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।